हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप में। तो जैसे कि हम डेली ना 4:30 पर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर लिया था और सेक्शन 9 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। तो सेक्शन 9 एक हमें रूल बताता है जिसका नाम है कि समय का निरंतर चलते रहना। समय का निरंतर चलते रहने का मीनिंग क्या है? देखिए सिंपल सी बात है। लिमिटेशन एक्ट एक रूल देता है, सेक्शन 3 बताता है कि एक बार समय निकल जाए तो आपको टाइम पीरियड में दावा पेश करने का अधिकार नहीं मिलेगा, अपील करने का अधिकार नहीं मिलेगा और एप्लीकेशन करने का अधिकार नहीं मिलेगा। वैसे ही एक रूल हमें लिमिटेशन एक्ट का जनरल रूल बताता है कि एक बार किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में समय चलना प्रारंभ हो जाता है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में फिर समय का चलना रुकता नहीं है। मान चलिए एक दावा लगाने का अधिकार आपको 5 साल का है। 5 साल में आप दावा लगा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, 5 साल के दौरान आप 2 साल के लिए, मान चलिए 5 साल में 3 साल निकल गए, 2 साल बचे हुए थे, आप पागल हो गए। तो क्या आपकी पार्श्विक निर्योग्यता के कारण आपका टाइम पीरियड रुकेगा? तो ये बोलता है नहीं। यदि एक बार किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में समय चलना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हमने सेक्शन 6-7 में हमने पढ़ा कि यदि ऐसी कोई दुर्योग्यता है तो वो समय चालू होने से पहले से होना चाहिए। यदि पहला समय चालू होने से बाद में होती है तो ऐसी निर्योग्यता से, ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन से किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में समय का चलना प्रारंभ होना रुकता नहीं है। ऐसा रूल हमें सेक्शन 9 बताता है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। बेसिकली 5 एक्सेप्शन हमें कहीं ना कहीं इंडियन लिमिटेशन एक्ट में इसके बारे में मिलते हैं। जैसे कि पहला एक्सेप्शन हमें मिलता है कि लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को ही प्रदान कर दिया जाता है। यानी कि जो प्रशासन पत्र है वो उसके ऋणी को ही दे देते हैं। अब जो व्यक्ति एक्चुअल में पैसा प्राप्त करने का हकदार है उसी को पैसा जिससे लेना है, मान चलिए मुझे मुझे आपसे पैसा लेना है और आपको ही मैं अपना प्रशासक नियुक्त कर देता हूं कि आप मेरी ओर से सारी कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप अपने अगेंस्ट में दावा लगाने का अधिकार रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते। तो उस कंडीशन में आपका समय का चलना स्टार्ट नहीं होता, चाहे जितना भी समय निकल जाए। कितना भी समय निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा टाइम पीरियड मिलेगा। ऐसा पहला रूल हमें इसके अंदर पहला एक्सेप्शन के रूप में याद रखना है। दूसरा, अपील या पुनर्वलोकन के लिए हम जब एप्लीकेशन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को करने में जैसे ही ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर से टाइम पीरियड मिलता है हमें। लेकिन उस ऑर्डर को कॉपी निकालने में जितना समय लगता है, जितनी सर्टिफाइड कॉपी निकालने में लगेगा, वो समय भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 12 हमें इसके बारे में बताता है कि यदि अपील, रिवीजन, रिव्यू आप करना चाहते हैं, उस दौरान जो समय आपका कॉपी निकालने में, जजमेंट की कॉपी निकालने में या डिग्री कॉपी निकालने में लगता है, वो समय लिमिटेशन एक्ट के आपके जो टाइम पीरियड है अपील, रिवीजन, रिव्यू का, उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। थर्ड एक्सेप्शन आता है कि अकिंचन के रूप में दावा लगाना या अपील आप करना चाहते हैं, यानी कि पॉपर के रूप में आप उपस्थित होना चाहते हैं मामले के अंदर। तो पॉपर के रूप में एप्लीकेशन करने से, दावा लगाने से या अपील करने से पहले आपको उसकी परमिशन की एप्लीकेशन करना पड़ती है। तो परमिशन की एप्लीकेशन में जितना भी टाइम पीरियड लगता है वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर हो जाता है। यानी कि एक बार समय चलना स्टार्ट हो जाए तो इस कंडीशन के आधार पर कि वो अकिंचन था, अकिंचन के रूप में एप्लीकेशन करना चाहता है, तो वो टाइम पीरियड भी आपका रुक जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 के। हम एक तरीके से परंतु के रूप में इसको हम याद रख सकते हैं या हम इसके एक्सेप्शन के रूप में इसको याद रख सकते हैं, जिसके बारे में सेक्शन 13 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट के बारे में मिलता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति, फोर्थ एक्सेप्शन की हम बात करें, तो यदि कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक गलती से किसी ऐसी कोर्ट में पहुंच जाता है जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं था किसी मामले में, ऐसी कोर्ट में यदि वो कार्रवाई करने पहुंच जाता है, तो ऐसी कार्रवाई करने के दौरान, ऐसी दशा में वो व्यक्ति सद्भावपूर्वक यदि गलत कोर्ट में गया तो जितना भी समय उसका टाइम पीरियड उस कोर्ट में लगता है वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। ऐसा हमें सेक्शन 14 बताता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट का। ठीक है, ऐसे हमें 4 एक्सेप्शन मिले। पांचवा एक्सेप्शन हमें मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी दावा लगाने से पहले, किसी एप्लीकेशन करने से पहले, अपील करने से पहले कोई नोटिस देना होता है, किसी व्यक्ति को सूचना देना होती है किसी टाइम पीरियड के अंदर, तो वो टाइम पीरियड जितना की सूचना देने के लिए दिया जाता है वो सारा टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसा हम देते हैं। तो ऐसे कुछ 5 एक्सेप्शन कहीं ना कहीं हमें सेक्शन, इस एक्ट के अंदर मिलते हैं, जो कि सेक्शन 15 में हमें इसके बारे में मिलता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट की। तो ये जो एक्सेप्शन है कहीं ना कहीं हम बताते हैं, एक बार समय चलना आपके अगेंस्ट में स्टार्ट हो जाए तब भी आपका समय रुक सकता है। लेकिन जनरल रूल ये है कि एक बार किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में समय चलना प्रारंभ हो जाए तो समय चलने के स्टार्ट होने के बाद रुकता नहीं है। तो इस रूल को आप अच्छे से याद रखेंगे। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 निकालिए। सेक्शन 10 बोलता है न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध दावे।
तो न्यासी और उनके प्रतिनिधि के विरुद्ध यदि आपको दावा लगाना है तो न्यासी और प्रतिनिधि के विरुद्ध कितना भी टाइम पीरियड निकल जाए, यानी कि इनके अगेंस्ट में कोई भी दावे की कोई लिमिट नहीं होती। यानी कि न्यासी यानी ट्रस्टी, उनके हित प्रतिनिधि या उनके समुद्रस्थी, इनके अगेंस्ट में यदि कभी हमें दावा लगाना होता है तो चाहे कितनी भी लिमिट क्यों ना निकल जाए, इनके विरुद्ध टाइम पीरियड चलना स्टार्ट नहीं होता है। ये टाइम पीरियड मतलब ये दावे ऐसे होते हैं, इनकी कोई लिमिट ही नहीं होती, आप कभी भी लगा सकते हैं। ऐसा हमने दे रखा है सेक्शन 10 के अंदर। इसमें एक स्पष्टीकरण दे रखा है, वो बताता है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध धर्म की और खैराती विन्यास की समावेश करने वाली जो संपत्ति होती है वो न्यास ने संपत्ति मानी जाएगी, ऐसा हमने इसके अंदर दिया है। लेकिन संपत्ति का प्रबंध करने वाला व्यक्ति होगा वो ट्रस्टी कहलाएगा। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध धर्म की जो सार्वजनिक संस्थाएं होती है, खैरात संस्थाएं होती हैं, तो ये जो काम करती हैं वो न्यास में ऐसा माना जाएगा, उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो न्यास में है, और उनका मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, न्यासी कहलाएगा, ट्रस्टी कहलाएगा। खैराती विन्यास कौन से होते हैं, इसमें वर्ड यूज किया गया खैराती विन्यास। तो खैराती विन्यास का तात्पर्य होता है गरीबों की मदद करने वाले ट्रस्ट, जिसकी इनकम का पैसा हम उन्हीं के कार्यों में लगाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए लगाते हैं, ऐसे ट्रस्ट कहलाते हैं खैराती विन्यास। सेक्शन 10 एक बार सभी लोग देख लेंगे, आफ्टर दैट सेक्शन 11 निकालिए। सेक्शन 11 बहुत महत्वपूर्ण रूल बताता है। ये बताता है जिन राज्य क्षेत्रों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर बात, यानी कि जिन पर इस इंडियन लिमिटेशन एक्ट का एक्सटेंड नहीं है, उनके बाहर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनके दशा में कैसे लगाया जाएगा सूट, उसके बारे में रूल दे रखा है। और यदि सूट लगाया भी जाएगा तो सूट पर कौन सा इंडियन लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, इस देश का लिमिटेशन एक्ट लागू होगा इंडियन का, या फिर बाहर जो संविदा की हमने वो लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। तो इसके बारे में याद रखिए, जब विदेश में भी चाहे संविदा की गई हो और भारत में यदि भारत का रहने वाला व्यक्ति है या भारत के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उस पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, ना कि विदेश का कोई लिमिटेशन एक्ट। ऐसा एक जनरल रूल याद रखेंगे। लेकिन बात यह आती है कि विदेश में कोई संविदा की जाती है तो संविदा के आधार पर कोई व्यक्ति भारत में बात लाता है, दावा लाता है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन वो सूट फाइल करता है, तो क्या उस पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट लागू हो, या फिर वो सामने वाला डिफेंस वाला व्यक्ति वहां का लिमिटेशन एक्ट का, जहां संविदा की गई थी, जिस जगह हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वहां की संविदा का या वहां के लिमिटेशन एक्ट का फायदा ले सकता है क्या। यानी कि मान चलिए एक कॉन्ट्रैक्ट हमने इंडिया के व्यक्ति ने और अमेरिका के व्यक्ति ने अमेरिका में किया, तो क्या यदि उसके संबंध में इंडिया में सूट लगाया जाए तो अमेरिका का व्यक्ति कौन से लिमिटेशन एक्ट से गवर्न होगा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट से या फिर अमेरिका के लिमिटेशन एक्ट से। तो इसका जनरल रूल तो ये है कि वो इंडिया के लिमिटेशन एक्ट से गवर्न होगा। लेकिन दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियां होने पर, ये जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों के होने पर वो व्यक्ति वहां के लिमिटेशन एक्ट का फायदा ले सकता है, ऐसा हम बोलता है। कब, जबकि नंबर एक आता है कि जब वो वाले जैसे कि अमेरिका के लिमिटेशन एक्ट ने उस संविदा को ही समाप्त कर दिया हो, पहली कंडीशन। और संविदा समाप्त के साथ साथ एक दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए कि जब वो संविदा की गई थी तब वे पक्षकार विदेश में ही रह रहे थे, वहां के ही निवासी थे। उस कंडीशन में ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सजा में वहां का लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, जैसे कि यानी कि अमेरिका का लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, ना कि फिर इंडिया का लिमिटेशन एक्ट लागू। तो ऐसा रूल हमें इसके अंदर सेक्शन 11 के अंदर मिलता है, एक बार सभी लोग आप देख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही मिलते करते हैं। इसके आगे हम पार्ट नंबर 3 से कल कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 3 से सेक्शन 12 से लेकर 24 तक हम प्रोविजन देखेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए और भी क्लासेस लेने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।